झूठा केस लगते ही सबसे पहली कोशिश होती है कि अब बेल ले ली जाए। बेल आपकी आजादी की रक्षा होती है। जेल में रहकर आपके संसाधन बहुत सीमित हो जाते हैं। दूसरी ओर सरकारें भी बेल के विषय में बहुत चिंतित हैं। 2 बंदियों की कोठरी में 10 को रखना पड़ता है। दैनिक झगड़े होते हैं। कानून व्यवस्था की हालत बिगड़ती है। जेल तथा कोर्ट जेलों की भीड़ कम करने के लिए बहुत लालायित रहते हैं, तो समय समय पर अदालतों ने ऐसे उपायों के आदेश व दिशा निर्देश जारी किए हैं जिससे बेल पाने की प्रक्रिया सरल हो सकती हो। आरोपियों का तो खैर इसमें सबसे अधिक शोषण होता है, तो क्या किया जाए ताकि चीजें सुचारू रूप से चल सकें। अभी पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने बेल मिलने के मामले में मची अफरा तफरी को पहचाना है। हालांकि पहले भी कई केसेस में उन्होंने निर्देश दिए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बिल्कुल हटकर एक नई बात कही है। उन्होंने कहा है कि बेल पर एक कानून बनाओ। किसको बेल मिले और किसको बेल नहीं मिले, यह बात किसी एक व्यक्ति की मर्जी पर निर्भर ना हो, बल्कि इसके लिए एक पुख्ता कानूनी आधार हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत दिशा निर्देश जारी किए हैं और सरकार से कहा है कि इस दिशा में बेल का कानून बनाने के लिए कदम उठाए जाएं। आइए देखते हैं कि वे क्रांतिकारी निर्देश कौन से हैं जो लागू होने पर कोर्ट्स की तस्वीर को पूरी तरह से बदल देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के केस में दिए हैं, जिसकी साइटेशन आप सामने देख रहे होंगे, और ये दिशा निर्देश अभी 11 जुलाई 2022 को आए हैं। इस केस में कोर्ट का कहना है कि यदि सेक्शन 41 एंड 41A CRPC का उल्लंघन हुआ है और उसका उल्लंघन होते हुए तब गिरफ्तारी हुई है, तो आरोपी को जमानत का हक मिल जाता है। ऐसी हालत में आरोपी को तत्काल जमानत दी जानी चाहिए। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच ने कहा, सेक्शन 41 एंड 41A ऑफ CRPC भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के छोटे रूप हैं। आप जानते होंगे कि संविधान का आर्टिकल 21 आपके जीवन की रक्षा का वचन देता है। अदालत ने कहा, जांच एजेंसियां और उनके अधिकारी सेक्शन 41 एंड 41A ऑफ CRPC के आदेश व अरनेश कुमार के फैसले में दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। उनकी ओर से यदि कोई भी लापरवाही होती है तो उसे अदालतों के द्वारा उच्च अधिकारियों की जानकारी में लाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सेक्शन 41 एंड 41A CRPC के अंतर्गत पालन किए जाने वाली प्रोसीजर के लिए भी निर्देश दिए हैं और कहा है कि वे इसके लिए स्टैंडिंग ऑर्डर्स को जारी करें। सेक्शन 41 CRPC पुलिस अधिकारी के सामने पेश होने की प्रोसीजर से संबंधित है, जिसके लिए उस व्यक्ति को नोटिस जारी करना आवश्यक है जिसके खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई है या कोई विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है या कोई उचित संदेह मौजूद है कि उस व्यक्ति ने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट कर दिया है। लेकिन सेक्शन 41(1) CRPC के अंतर्गत गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं होती है। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 8 SCC 273 में सेक्शन 41(1)B के सब पार्ट 1 और 2 की व्याख्या की गई है। यह व्याख्या करते हुए अदालत ने कहा है कि एक पुलिस अधिकारी को यह देखना होगा कि गिरफ्तारी के लिए मौजूद न सिर्फ कारण मौजूद हो बल्कि उसकी आवश्यकता भी हो। गिरफ्तारी को जस्टिफाई किया जाना होगा। अदालत ने कहा कि 2020 में दिल्ली पुलिस ने एक स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 109 इशू किया था। इसमें पुलिस अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी करने की प्रोसीजर दी गई थी और यह बताया गया था कि उस नोटिस को कैसे इशू किया जाए। तो इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को निर्देश देते हैं कि दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आदेश 2020 के स्टैंडिंग ऑर्डर 109 को ध्यान रखते हुए ऐसे ही प्रोसीजरल रूल्स या सर्कुलर्स बनाए जाएं। इससे न केवल अनुचित गिरफ्तारी नहीं होगी बल्कि न्यायालयों के सामने जो बहुत सारी बेल एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं उन पर भी रोक लगेगी, क्योंकि जब अनुचित गिरफ्तारी नहीं होगी तो फिर उसके लिए बेल पाने के लिए एप्लीकेशन भी नहीं लगाई जाएगी। इस तरह से कोर्ट्स धीरे धीरे डिकंजेस्ट हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंग्लैंड के भीतर प्रचलित द बेल एक्ट यानी कि वहां के अंग्रेजी कानून के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा, यूनाइटेड किंगडम के द बेल एक्ट में अनेक फैक्टर्स पर विचार किया गया है। यह बेल के सभी महत्वपूर्ण पक्षों पर एक संपूर्ण प्रोसीजर को बहुत सरल शब्दों में प्रस्तुत कर देता है। इस बेल एक्ट में जेलों की अत्यधिक भीड़ पर चर्चा की गई है, वारंट के द्वारा पकड़े गए आरोपी के ऊपर चर्चा की गई है, दोष सिद्धि होने से पहले यानी कि कन्विक्शन से पहले
और बाद में दी जाने वाली बेल की चर्चा की है। जांच अधिकारी द्वारा दिए जा सकने वाले बेल की चर्चा की है। बेल की शर्तों के उल्लंघन के मामले के बाद फिर बेल दिए जाने की चर्चा इसमें की गई है। यह भी बताया गया है इस बेल एक्ट में कि जमानती बॉन्ड्स वे मुचल के कैसे दिए जाएं। इसके बाद यह भी बताया गया है कि बेल पाने के अधिकार आदि सब बातों पर, सब पक्षों पर इस बेल एक्ट में बहुत सरल शब्दों में और विस्तार से बताया गया है। इसी बेल एक्ट का एक शेड्यूल 1 है, उसमें उन बातों की चर्चा की गई है कि यदि कोई आकस्मिक कारण कभी हो जाए तो उस स्थिति में बेल कैसे दी जाए। इसमें ही जो विशिष्ट कानून है, स्पेशल एक्ट हैं, जैसे कि भारत में टाडा हुआ था या फेमा हुआ था या पोक्सो हुआ है, तो ऐसे कानूनों में कैसे बेल दी जाए यह भी उस एक्ट में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे देश में भी ऐसे ही एक कानून की बहुत सख्त जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम यहाँ यह भी याद दिलाना चाहते हैं कि हमारा यह कानून यानी कि सीआरपीसी मूलतः उसी ब्रिटिश परंपरा से निकला हुआ है जिसमें उन्होंने बेल एक्ट को बनाया है। हालांकि हमने अपने सीआरपीसी में कुछ इधर उधर छोटे मोटे बदलाव कर दिए हैं, लेकिन हमको उम्मीद है और विश्वास है कि भारत सरकार इस पर ध्यान देगी और हमारे सुझावों पर अमल करेगी ताकि ब्रिटिश बेल एक्ट की जैसा ही कोई एक कानून हमारे यहां भी बनाया जा सके। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। हम उन दिशा निर्देशों को आपके सामने एज इट इज रख देते हैं। आप स्वयं देखिए कि उन दिशा निर्देशों में क्या कहा गया है। भारत सरकार भी यूनाइटेड किंगडम के बेल एक्ट की तरह एक अलग कानून की शुरुआत पर विचार कर सकती है ताकि जमानत देने की प्रोसीजर को सुव्यवस्थित किया जा सके। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही जांच एजेंसियां और उनके अधिकारी सेक्शन 41 एंड सेक्शन 41A सीआरपीसी के आदेश और अरनेश कुमार के जजमेंट में दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। उनकी ओर से किसी भी प्रकार की लापरवाही को अदालत के द्वारा उच्च अधिकारियों की जानकारी में लाया जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट सी में कहा अदालतों को सेक्शन 41 और 41A सीआरपीसी के पालन पर खुद ध्यान देना होगा। पुलिस के ऊपर इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। कोई भी गैर पालना आरोपी को जमानत देने का अधिकार प्रदान कर देगी और उस समय आरोपी को तत्काल और अनिवार्य रूप से जमानत दी जानी होगी। अगला डी पॉइंट उन्होंने कहा सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिल्ली हाई कोर्ट की रिट पिटीशन 7608 ऑफ 2018 में दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। दिल्ली पुलिस द्वारा जारी स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 109 ऑफ 2020 के अंतर्गत सेक्शन 41 और सेक्शन 41A सीआरपीसी के लिए पालन की जाने वाली प्रोसीजर की तरह ही कोई प्रणाली अपने यहां भी बनानी होगी, यानी कि शेष सभी राज्यों में वैसी ही प्रोसीजर बनाई जाए जैसी कि दिल्ली पुलिस ने अपने यहां स्टैंडिंग ऑर्डर 109 ऑफ 2020 के तहत बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पॉइंट ई में कि सेक्शन 88, 170, 204 एंड 209 सीआरपीसी के अंतर्गत बेल पाने के लिए अब किसी बेल एप्लीकेशन को लगाने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। इसके बाद उन्होंने सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसकी साइटेशन सामने आप देख रहे होंगे, उसकी बात की। उन्होंने कहा कि इस केस में सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में हमारे फैसले में यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो निर्धारित आदेश हैं उनका कड़ाई से पालन करने की जरूरत है। आपको याद होगा कि इस केस में सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में यह माना गया था कि जांच अधिकारी जिस समय मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करते हों उस समय उन्हें हर एक आरोपी को गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें उन परिस्थितियों को बताया गया था जिनमें गिरफ्तारी आवश्यक है, शेष सभी परिस्थितियों में गिरफ्तारी कोई करनी जरूरी नहीं होगी। अगले पॉइंट जी में उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य और केंद्र सरकारों को विशेष अदालतों के गठन के संबंध में हमारे द्वारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन करना होगा। राज्य सरकारों को हाई कोर्ट के परामर्श से विशेष न्यायालयों की आवश्यकता पर एक कोशिश करनी होगी। विशेष न्यायालयों के जजों की पदों की रिक्तियों को बहुत जल्दी से भरा जाना होगा। पॉइंट एच में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को उन विचाराधीन कैदियों का पता लगाने की कवायद शुरू करने का भी निर्देश दिया जाता है जो जमानत की शर्तों का
पालन करने में असमर्थ हैं। ऐसा करने के बाद उन आरोपियों की रिहाई को सुगम बनाने वाली कोई प्रोसीजर विकसित करनी होगी। अगले पॉइंट में उन्होंने कहा कि जमानती की व्यवस्था करने पर जोर देते समय सेक्शन 440 सीआरपीसी को ध्यान में रखना होगा। आप सभी व्यूअर्स को पता होगा कि जिस समय जमानत दे दी जाती है तो आरोपी को बाहर आने के लिए एक जमानती की जमानत देनी होती है कि हाँ, मैं इस आरोपी को प्रस्तुत करूंगा। तो उस जमानती की व्यवस्था नहीं होने पर उस आरोपी को बाहर नहीं भेजा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ऐसा हो तो उसके लिए प्रोसीजर को सुगम किया जाना चाहिए। अगले पॉइंट जे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला न्यायपालिका स्तर पर और हाई कोर्ट दोनों में सेक्शन 436A सीआरपीसी का पालन करने के लिए हमारे आदेश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश भीम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का पालन किया जाए और जुडिशियल ऑफिसर्स जेलों में जाकर खुद देखें कि कौन व्यक्ति समय गुजरने के बावजूद भी बेल नहीं पा सका है। जिन व्यक्तियों को बेल नहीं मिली है उनकी बेल सुनिश्चित करने के लिए तरकीब निकाली जाए। पॉइंट के में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा ना हो कि सभी बेल एप्लीकेशंस को अनंत काल तक लटकाया जाए। सामान्य बेल एप्लीकेशन का निपटारा 2 सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए, सिवाय उन हालात के जहां कानून में कुछ और मंशा दी गई हो। इसी तरह से उन्होंने कहा कि एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशंस को भी 6 सप्ताह के भीतर निपटाया जाना जरूरी होगा। ऐसा संभव नहीं रहेगा अब कि आप आए और अगली तारीख पे आ जाए। कोर्ट्स अब एक स्थिति से ज्यादा की कोई एडजमेंट नहीं दे सकेंगी। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को निर्देश दिया कि सभी राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश और हाई कोर्ट इन सभी को 4 महीने के भीतर अपने जवाब हमारे सामने फाइल करने होंगे और उन जवाबों को मैं हलफनामा यानी कि एफिडेविट के साथ, स्टेटस रिपोर्ट के साथ हमारे सामने दाखिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत आमूलचूल परिवर्तन करने वाले अध्याय की शुरुआत की है। यदि इस अध्याय को हम सभी लोग मिलजुल कर पूरा कर पाए तो इससे आरोपियों का बहुत भला होने वाला है, राज्य सरकारों का भला होने वाला है। आरोपियों का शोषण समाप्त हो जाएगा और राज्य सरकारों के लिए स्थान मिल जाएगा। जो बंदी हैं, जेलों में बंद है, उन्हें सुविधाओं के जिस अभाव का सामना करना पड़ता है वह अभाव भी मिट जाएगा। आइए देखते हैं कि इसका नतीजा और भविष्य क्या होने वाला है। आपको झूठे केसेस से बचाने के लिए हम बहुत अनुभवी एडवोकेट्स को एक मंच पर लेकर आए हैं। सारे भारत के हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर अदालत में हम उन लोगों की मदद करते हैं जो झूठे आरोपों में गलती से या अपने भोलेपन से फंस गए हैं। हम उन यंग एडवोकेट कलीग्स की भी मदद करते हैं जिनके पास अभी अनुभव नहीं है लेकिन ऊर्जा है, अपने क्लाइंट को बचाने का जज्बा है। हम उनके लिए एप्लीकेशन, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, क्रॉस एग्जामिनेशन, स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी तथा बाकी भी सभी ड्राफ्टिंग पूरी करके दिल्ली से उनके पास भेज देते हैं। भारत के हर स्थान से एडवोकेट हमसे जुड़े हैं और इस तकनीक का फायदा ले रहे हैं। आप भी समय न गंवाएं। आपको आपके केस में नुकसान हो सकता है, यथाशीघ्र हमसे संपर्क करें। विजयी हों, झूठ को हरा दें। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर बहुत मूल्यवान जानकारी सरल भाषा में पाएं। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिया गया है। यह हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। हमसे व्हाट्सएप कॉल द्वारा संपर्क करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स करें। इस चैनल की सब वीडियोस को देखें। झूठे आरोपों के खिलाफ हर वीडियो में कोई ना कोई सूत्र आपको अवश्य मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि महत्वपूर्ण वीडियोस मिस ना हो जाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।